हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो हम पढ़ रहे थे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हमने सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 5 पार्ट पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ने वाले अपना छठा पार्ट, और छठा पार्ट का क्वेश्चन संख्या नंबर है 51। क्योंकि हम प्रत्येक पार्ट में 10 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। हमने 5 पार्ट पढ़ लिए, हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। हम लगभग 20 पार्ट पढ़ने वाले हैं। आपके 200 क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कि सीटेट में मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं, और वो 20 क्वेश्चन किस आधार पर आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से आते हैं। हमने लगभग 5 पार्ट पढ़े हैं। उन 5 पार्टों में आपको कुछ रिपीटेड क्वेश्चन मिले थे, तो पता चल जाएगा कि किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे माध्य माध्यिका वाले पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, एक एक क्वेश्चन मिलेगा, बहुपद वाले से मिलेगा, वर्ग संख्या वाले से मिलेगा, भाज्यता वाले से मिलेगा, तो प्रत्येक प्रश्न रिपीट हो रहा है, लाभ हानि से मिलेगा। तो पता चल जाएगा आपको 20 पार्ट में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन से कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो हम पढ़ने वाले अपना 51वां क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रश्न कह रहा है किस संख्या से -1/4 की घात -1 को गुणा किया जाए ताकि गुणनफल -7/4 की घात -1 का व्युत्क्रम हो। मतलब इसको हम कौन सी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल इसी का व्युत्क्रम हो जाए। ये नहीं होना चाहिए, इसका व्युत्क्रम कहने का मतलब इसका उल्टा हो जाए। कोई व्युत्क्रम मान लो 5 का व्युत्क्रम कितना होता है, 5 का व्युत्क्रम होता है 1/5, 1/6 का व्युत्क्रम कितना होता है 6/1, 7/4 का व्युत्क्रम कितना होता है 4/7। तो ये व्युत्क्रम हो जाए, ठीक है। अब मान लो संख्या में x मान लेता हूं, x को इससे गुणा करना है -1/4 की घात -1 से। व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा -4/7 की घात -1 हो गया। आगे देखो -1 लिखा हुआ है, तो प्लस करने के लिए इसका उल्टा कर देगी भिन्न को, तो x गुणा -4/1, ठीक है। फिर ये भी उल्टी हो जाएगी, -1 है तो हो जाएगा -7/4, ठीक है। ये माइनस और माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 4 इधर गुणा में इधर भाग में चला जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 7/16। ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। ये मैथ का छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें हमें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। दूसरा क्वेश्चन भी छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। पूरक कोणों के एक युग में एक कोण दूसरे का 2/3 है। छोटे कोण का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि पूरक कोण होते हैं ना, उनका योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो पूरक कोणों में एक कोण, माना कि एक कोण x है गया, दूसरा कोण कितना हो जाएगा 2/3, तो 2/3, 2/3 x बराबर इनका योग कितना होगा 90 होगा या नहीं होगा, होगा। तो यहाँ पर लेसे पे लेंगे 3x + 2x कितना हो जाएगा 5x/3 बराबर कितना हो जाएगा 90। फिर इसको गुणा कर लो 5, ये हो जाएगा 18 5 90, और x का मान कितना हो जाएगा 18 54। कितना डिग्री आ गया 54 डिग्री आ गया x का मान। दूसरा है 2/3, तो गुणा कर लो 2, ये हो जाएगा 2 गुणा 54/3, ये हो जाएगा 18 दूने 36। दूसरा कोण कितना डिग्री आ जाएगा 36 डिग्री, और पहला कोण कितना आ जाएगा 54 डिग्री। दूसरे कोण, छोटे कोण का संपूरक कोण, छोटा कोण कौन सा है इसमें 36 डिग्री वाला है, संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो 180 में से हम 36 डिग्री घटा लेंगे, तो छोटे कोण का संपूरक कोण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 4, फिर 5 में से 3 गया, कितना बचा, सॉरी 7 में से 3 गया 4, फिर यहाँ पर कितना डिग्री हो जाएगा 144 डिग्री हो जाएगा। ये इसका फाइनल उत्तर आ जाएगा, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, कर लिए हमारे 2 क्वेश्चन हो सके। अब तीसरा क्वेश्चन करने वाले हम आज का। धातु से बने एक बेलनाकार बक्से की त्रिज्या, धातु से बने एक बेलनाकार बक्से की त्रिज्या 17.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, यदि इसकी ऊंचाई 1 मीटर है, यदि इसकी ऊंचाई 1 मीटर है तो धारिता लीटर में ज्ञात कीजिए। धारिता लीटर में ज्ञात करें। अब प्रश्न देखो, आपको प्रश्न में जो प्रश्न पूछा गया उसी का देना है। ऐसा नहीं कि आप मीटर में ज्ञात कर लोगे धारिता को, लीटर में ज्ञात कर लो, इसमें सेंटीमीटर में ज्ञात कर लोगे। आपको देर का साफ साफ के लीटर में ज्ञात करनी है। तो आपको पैमाने पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। अगर अब 1 लीटर चाहिए तो 1000 क्या लगा देंगे, इसमें हम भाग लगा देंगे 1/1000, ठीक है। 1 लीटर का बराबर हो जाएगा।
तो आप ये सेंटीमीटर दे रखा है, ये मीटर दे रखा है यहाँ पर 1 मीटर, तो इसको सेंटीमीटर को आप मीटर में बदल लो, धारिता किस में आ जाएगी, मीटर क्यूब में आ जाएगी, और उसको मीटर क्यूब में आएंगे 1000 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, लीटर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। धातु का बेलनाकार बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है या नहीं होता है, होता है। पाई का मान हमें रखना है 22/7 गुणा आर का मान 17.5 गुणा 17.5 फिर गुणा एच। आपको पता होना चाहिए सेंटीमीटर को मीटर में बदलते थे क्या करते हैं, 100 का भाग लगाते हैं, तो इसमें भी 100 का भाग लग जाएगा, इसमें भी 100 का भाग लग जाएगा। यहाँ पर 10 उठाया नीचे कितना आ जाएगा 0, यहाँ 10 उठाया नीचे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 7 से डिवाइड कर दो, इसका 7 का भाग किसमें कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूने 14, 15 16 17, 7 पंजे 35। ठीक है, फिर इस दोनों को गुणा करो, 25 पंजे 25 दूने 50, हासिल लगा 5, 25 दूने 50 और 5 55, ये हो जाएगा 17 बट्टा हो जाएगा 1 2 3 गुणा 1 2 3, ये किस में आएगा, मीटर क्यूब आएगा। किस में आएगा, मीटर क्यूब में आएगा, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अब इन दोनों को गुणा करो आप, तो एक यहां से गुणा कर लो आप, छोटा सा 175 को 55 से गुणा कर लो, 5 को 5 से गुणा करो 25, हासिल लगा 2, फिर 7 को 5 से गुणा करो 35 से 2 37 के साथ हासिल लगा 3, 5 और 3 8 हो गया। फिर यहाँ पर भी सेम आएगा हमारा पास, ये हो जाएगा 5 2 हासिल लगा 1, 15 16 के हासिल लगा 1, 8 1 9, ये आ जाएगा 6 में 25, कितना आ जाएगा 9 6 2 5, ये 0 है तो 0 आगे बट्टा 1 2 3 गुणा 1 2 3, ये किस में दे रखा है आपको, मीटर क्यूब में दे रखा है, और 1 मीटर क्यूब बराबर कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर होते हैं, तो इसको किससे गुणा कर देंगे हम, 1000 से, ये किस में आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा। हमने क्यों किया, हमने धारिता किस में चाहिए, हमें लीटर में चाहिए, इसलिए हमने 1000 से गुणा किया, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और दशमलव हो जाएगा 2 के बाद, तो यहाँ फाइनल उत्तर आ जाएगा 96.25 लीटर, ये इसका फाइनल उत्तर है। छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी हो चाहिए, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, गुणा करने वाला ही कठिन है। तो इसका अगला 54वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। 54वां क्वेश्चन कौन सा है, 54वां क्वेश्चन कहता है इसका, किसी बेलनाकार टंकी की धारिता, देखो ये ऐसा प्रश्न है, किसी बेलनाकार टंकी की धारिता 1760 1760 मीटर क्यूब बट्टा 7 है। यदि इसकी गहराई 3.2 मीटर है, 3.2 मीटर है, 3.2 मीटर है, तो इसके आधार का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसके आधार का परिमाप ज्ञात करें। देखो दोनों प्रश्न सेम आ रखे हैं, एक ही पेपर में आ रखे हैं ये दोनों क्वेश्चन, ऐसा नहीं अलग अलग पेपर में, सेम पेपर में दोनों क्वेश्चन आ रखे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि देख लो धारिता वाले क्वेश्चन से, आयतन वाले, घन घना बेलन शंकु गोला अर्धगोला, इससे भी प्रश्न बनते हैं। लगभग एक क्वेश्चन आपको पक्का देखने को, क्या 2 क्वेश्चन देखने को पक्का मिल जाएंगे आपको हर चैप्टर में। वृत्त का क्षेत्रफल याद करने वाला, क्षेत्रफल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास, वो सारे आपको 2 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आपको प्रायिकता वाले से में से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, आपको भाजकता वाले से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, आपको गुणनखंड वाले देखने को मिल जाएंगे, आपको वर्ग व वर्गमूल में से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 20 क्वेश्चन है, लगभग 15-20 टॉपिक में से आपके क्वेश्चन आएंगे बेसिक मैथ में से। अगर देखो कि यदि बेलनाकार टंकी की धारिता ये दे रखी है, तो बेलनाकार टंकी का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है या नहीं होता है। कितना दे रखा है हमारे पास, 1760/7 दे रखा है। पाई का मान हमें कितना लेना है, 22/7 लेना है, लेना है या नहीं लेना है, लेना है। गुणा आर का मान ज्ञात क्या करना है, परिमाप ज्ञात करना है, तो परिमाप के लिए हमें त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या हो जाएगी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच का मान कितना है हमारे पास 3.2, हो गया या नहीं हो गया, बराबर हो जाएगा 1760/7। याद रखना बराबर के दोनों पक्ष में अगर ये साथ दे रखा, ये साथ दे रखा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे बराबर के। यहाँ 22 एकम 22 और इधर कितना हो जाएगा 22 8 है, 22 8 होगा ना, 22 8 क्षेत्र, ये हो जाएगा सी बार, ये हो जाएगा यहाँ पर 10,
10 का इधर तो गुणा हो जाएगा, 32 का भाग लग जाएगा। तो इधर देखो आगे क्या होता है, r इसका हो जाएगा 800/32। फिर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 400/16। 400 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। 16 कम 16, 16 दूनी 32, 8 से ये 25 बार चला गया। आर का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर में, मीटर में, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 मीटर। आ गया या नहीं आ गया, आ गया। अब आप एक बार सोचो कि जो हमें बेलनाकार टंकी दे रखी है उसका आधार किस आकार का होता है। ये मान लो बेलन है, इसका आधार किस आकार का है, आधार किसका आकार का है, वृत्त का आकार का है। फिर हमें परिमाप किसका करना है, आधार का परिमाप। तो वृत्त का परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो आधार का परिमाप हो जाएगा 2πr, 2 गुणा 22/7 फिर गुणा आर का मान दे रखा मैं 5। ठीक है, 5 दूने 10, 10 को 22 से गुणा करो कितना आ जाएगा, 220/7 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल। आपको भाग तब तक नहीं देना है जब तक आपको ऑप्शन में ना दे ऐसा। अगर ऑप्शन में आपको बट्टे में तो दे रखा है तो आप 22 को उस बट्टे में ही रखोगे और ये आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, हमने 54 क्वेश्चन कर। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर दे रखा आपको 70 डिग्री दे दिया। ठीक है भाई, यदि भुजा बीसी पर पी कोई बिंदु इस प्रकार है, यदि भुजा बीसी पर कोई बिंदु पी इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि एपी बराबर है एसी, एपी बराबर है आपका एसी। ठीक बात, आगे देखो, कोण बीएपी, कोण बीएपी बराबर आपको दे रखा है 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री। कोण बी ज्ञात कीजिए, तो कोण बी बराबर कितना होगा, इधर देखो, त्रिभुज एबीसी में जो सबसे ऐसे प्रश्नों में आपको चित्र वाले प्रश्नों सबसे पहले चित्र बनाओ। चित्र बनाने के बाद प्रश्न क्या होता है, बहुत आसान हो जाता है। सबसे पहले आप बनाओ त्रिभुज एबीसी। ये लो भाई, त्रिभुज एबीसी बना दिया। देखो ए, आप एक बार याद रखना है छोटी छोटी चीजें। हाँ ठीक है, मैं भुजा बी से ये बना सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको समझने में कठिन होगी। तो याद रखना आपके बीसी पर कोई बिंदु है ना, तो कोशिश यही करना कि बीसी आप नीचे बनाने की कोशिश करो। मान लो मैं यहाँ बना दूं त्रिभुज, यहाँ पर ए लिख दूं, यहाँ पर बी लिख दूं, यहाँ पर सी लिख दूं, प्रश्न हो जाएगा। यहाँ बिंदु बनाऊंगा, ऐसे बन जाएगा, लेकिन आपको समझने में कठिनाई होगी। इसलिए कोशिश यही करना प्रश्न में कोई सा भी दे जो नीचे वाली भुजा आपके रिक्वायरमेंट हो, कि यही रखो ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। तो बीसी आप क्या रखना है, यहाँ पर नीचे रखना है। ये रख दिया बीसी, रखने के बाद ये ऊपर हो जाएगा ए। ठीक है, बीसी पर कोई बिंदु क्या है, यहां पर मान लो पी है। इस प्रकार है कि एपी बराबर एसी, एपी बराबर है एसी, तो एपी बराबर है एसी। ये दोनों भुजाएं क्या दे रखी है, बराबर दे रखी है। यहां पर कोण सी कितना दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है। ठीक है, चल जाएगा। कोण बीएपी, कोण बीएपी कितना डिग्री दे रखा है हमारे पास, 30 डिग्री दे रखा है, ये भी चल जाएगा। अब ये 70 डिग्री है, इसके सामने भुजा ये है, और ये कितना डिग्री दे रखा हमारे पास, कितने डिग्री दे रखा है, सॉरी ये भुजा बराबर, ये कोण कितना डिग्री का हो जाएगा, ये भी 70 डिग्री का होगा या नहीं होगा, होगा। अब ये बताओ क्यों होगा, क्यों, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये 70 डिग्री दे रखा है, तो ये भी 70 डिग्री होगा, क्योंकि इसके सामने भुजा ये है, इसके सामने भुजा ये है। ये दोनों 70 डिग्री कोण है या नहीं है, है। तो 7 और 7 14, 140 हो गया। 140 में से 80 में से घटाएंगे तो ये वाला कोण कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। ये वाला कोण कितना डिग्री आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। आ गया 40 डिग्री। अब आपको कोण ज्ञात करना, कोण बी, ये वाला कोण ज्ञात करना। ठीक है, तो ये 40 डिग्री आ गया, या इसको ज्ञात करने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, या ज्ञात कर लो चाहे। अब ये देखो, ये 40 डिग्री, ये 70 डिग्री। आप ये बताओ ये बार वाला कोण कितने डिग्री का है, इसको चाहे ज्ञात करो तो ठीक है। दो तरीके हैं इसके, अगर इसको ज्ञात करो तो आप डायरेक्ट 12 कोण वाला कर सकते हो। 7 4 11, ये 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और 110 और 30 कितने होते हैं, 140 होते हैं, और तो ये कितना डिग्री का आ जाएगा, 40 डिग्री का आ जाएगा। दो तरीके हैं इस प्रश्न को करने के लिए, आप चाहो उस तरीके से कर सकते हो। देखो बड़ा चित्र बनाता हूं आपके लिए, वापस एक बार के लिए समझाने के लिए वापस एक बड़ा चित्र बना देता हूं। इधर देखो, यहां देखो, ठीक है,
इधर देखो, अब देखो ये वाली भुजा दोनों भुजाएं क्या है, बराबर दे रखी है, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। आ गया 70 डिग्री। एक तरीका तो यहीं से स्टार्ट कर लो। आपको पता है ये वाला कोण कैसा है, रेखीय कोण है या नहीं है, तो इसका मतलब ये 70 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अब ये 110 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, तो कोण बी प्लस 30 प्लस 110 बराबर 180 डिग्री, और कोण बी बराबर 180 माइनस 140 डिग्री बराबर 40 डिग्री। एक तरीका ये है, ऐसे कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि ये क्षेत्र हो गया, तो ये कितना डिग्री आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। आ गया। और किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण अंतराभिमुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, तो 70 और 40 कितना होता है, 110। यहाँ पर 110 आ गया। फिर वही तरीका है, तो आप जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। ये प्रश्न का फाइनल उत्तर कितना आ जाएगा हमारे पास, 40 डिग्री आ जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन संख्या 55। अब देखो 56वां क्वेश्चन क्या कहता है, छोटा क्वेश्चन है। अगर ये त्रिभुज का चित्र नहीं बनाते तो हमारे लिए प्रश्न क्या हो जाता, कठिन हो जाता। तो कोशिश ये किया करो कि जब तक चित्र दे दे तो आपको चित्र ही बनाना है इसमें, ठीक है। 56वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखो त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बराबर दे रखा आपके पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है। बी सी बराबर दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ए सी बराबर दे रखा है 4 सेंटीमीटर, डीई बराबर दे रखा है, डीई बराबर दे रखा है आपके पास 6 सेंटीमीटर, डी एफ बराबर दे रखा है आपके पास 5 सेंटीमीटर, और ई एफ बराबर दे रखा है आपके पास 4 सेंटीमीटर। तो करना क्या आपको, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। अब इस प्रश्न को करने के लिए करना क्या आपको, पहला ऑप्शन है जो देख, तो ऑप्शन के आधार पर हो जाएगा। तो ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समय त्रिभुज ई डी एफ, ठीक है। दूसरा त्रिभुज दे रखा आपके पास त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समय त्रिभुज डी ई एफ, बी सी दे रखा है इसका त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समय त्रिभुज डी एफ ई। चौथा दे रखा आपके पास त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समय त्रिभुज एफ डी ई, त्रिभुज एफ डी ई। इधर देखो बच्चों, आपको ये करने के लिए ना चित्र बनाने की जरूरत है, मेरे ख्याल से चित्र बना के भी आप कर सकते हो आराम से, पर इस प्रश्न को करने के लिए आपको बस ऑप्शन का सहारा लेना है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो छोटी छोटी बातें याद रखनी है कि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ दे रखा है, जरूरी नहीं है कि त्रिभुज डायरेक्ट दे रखा है। आपके पास भुजाओं का नॉलेज होना चाहिए कि ए बी है, बी सी है और ए सी है, फिर यहाँ पर डीई है, डीएफ है और ई एफ भुजा दे रखी है। आपको प्रत्येक में से त्रिभुज, कोई भी दो त्रिभुज सर्वांग सम होता है तो पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर होती है, लेकिन संगत भुजाएं होनी चाहिए। अब यहाँ पर मान लो कि मैं दो भुजा ले लेता हूँ ए बी, यहाँ पर तो दूसरी भुजा ईडी के बराबर ही होनी चाहिए वो भी भुजा। तो एक बार के लिए आप ए बी का मान देखो कितना 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर ईडी का मान देखो पहले दो भुजा के बराबर, तो ईडी का मान ईडी और डी ये 6 सेंटीमीटर है और ये कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा देखो यहाँ पर ए बी का मान कितना है, ए बी का मान 5 सेंटीमीटर और डीई का मान ईडी ये दे रखा सेम ही, डीई ईडी सेम ही दे रखा, इसका मतलब ये दूसरा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। तीसरा देखो ए बी का मान कितना सेंटीमीटर दे रखा है, एडी का मान ए बी का मान 5 सेंटीमीटर, और डीएफ का मान कितना दे रखा है, डीएफ का मान 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब
यहां पर आप सत्य मत मान लेना। ऐसा नहीं कि पहला ऑप्शन दिखा तो सत्य कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आगे भी चेक करते रहना है, क्या पता दूसरा गलत हो जाए। दूसरा देखो, बी सी का मान, दूसरी भुजा ए बी ले ली, फिर बी सी, बी सी के बराबर ई एफ है या नहीं है। बी सी कितने दे रखी है आपके पास, 6 सेंटीमीटर, और ई एफ कितनी है, ई एफ कहाँ, ई एफ 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरी भुजा क्या हो गई, गलत होगी, ये गलत होगी। बचा कौन सा है, चौथा ऑप्शन, ये सही हो जाएगा। अब आप क्या हो गए सर, ये कैसे सही हुआ, देख लेते हैं हम। ए बी के बराबर एफ डी है क्या, ए बी के बराबर एफ डी है या नहीं है, 5 और 5 है। फिर बी सी के बराबर ईडी है या नहीं है, बी सी के बराबर 6 और ईडी बराबर 6, दोनों बराबर है। फिर ये वाली तीसरी भुजा ये और ये एफ ई के बराबर ए सी है नहीं है, तो 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तीनों भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। तो याद रखना, ऑप्शन के आधार पर प्रश्न को आप सरल कर सकते हो आराम से, ठीक है। ये हमारा हो गया 56वां क्वेश्चन। अब देखो 57वां क्वेश्चन क्या कहता है। यहां तो होगा नहीं 57वां क्वेश्चन, देखते हैं। देखो 57वां क्वेश्चन यही कर लेते हैं, हो जाएगा। 57वां क्वेश्चन, किसी त्रिभुज का आधार और संगत शीर्ष लंब, किसी त्रिभुज का आधार व संगत शीर्ष लंब क्रमशः, किसी त्रिभुज का आधार व संगत शीर्ष लंब क्रमशः 5:3 है, ठीक है, दे दिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे दिया हमने, हमें कितना दे देगा त्रिभुज क्षेत्रफल, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। भुजाएं ज्ञात करनी है, ये शीर्ष लंब ज्ञात करो। तो क्या ज्ञात करना आपको, शीर्ष लंब। सॉल्यूशन, सूत्र लगाना, आपको उत्तर निकालना है। जब भी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दे जिसमें आपके पास ऊंचाई दे रखी हो, शीर्ष लंब हमेशा ऊंचाई के बराबर होती है, तो जब भी शीर्ष लंब ऊंचाई दे दे तो आपको त्रिभुज का कौन सा सूत्र लगाओगे आप, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई लगाओगे। क्षेत्रफल कितना दे रखा हमारे पास, 120 दे दिया, 1/2 को 1/2 लिख दिया गुणा। अब देखो आधार कितना है, 5:3 है, तो अनुपात में है तो आप इसको x के रूप में मान लो, मतलब 5x गुणा 3x बराबर 120 सेंटीमीटर। ये 2 इधर किसमें है, गुणा में है, इधर भाग में चला जाएगा। या फिर 5×3 = 15, 15/2 इधर गुणा में है, उधर भाग में चला जाएगा। यह हो जाएगा x² बराबर 120, ये गुणा हो जाएगा 2 और ये बटा हो जाएगा 15, ये 15×120, ठीक है, हो जाएगा 5×3 = 15, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 15×120, 8×2 = 16, 160, ये x² हो जाएगा। एक मिनट, थोड़ा सा देख, एक मिनट, थोड़ा सा, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, x² हो गया 120 बटा 15 गुणा 2, 15×120, 8×2 = 16, 16 की संख्या का वर्ग होता है 4 का वर्ग होता है, तो हमारे पास x का मान कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। अब आप कहोगे क्या आपके पास 4 उत्तर आ गया, नहीं आया, हमें शीर्ष लंब चाहिए, और शीर्ष लंब का मान कितना है, 3x है, तो शीर्ष लंब कितना हो जाएगा, शीर्ष लंब हो जाएगा हमारे पास 3 गुणा x बराबर 3 गुणा 4 बराबर 12 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। थोड़ी सी जगह कम थी इसलिए छोटा किया हमने, बाकी आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। तो हमने हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, देखो बच्चों आपके 57 क्वेश्चन हो गए। अब हम करने वाले अपना अगला क्वेश्चन 58वां क्वेश्चन आज के लिए। 58वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है। किसी समलंब का क्षेत्रफल 2275 सेंटीमीटर स्क्वायर है, किसी
समलंब का क्षेत्रफल 2275 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके समांतर भुजाओं के बीच दूरी 35 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं का अनुपात, मतलब समांतर भुजा किस अनुपात दे रखी है हमारे पास, 5:8 में है। ठीक है, बड़ी भुजा याद करें। समांतर भुजाओं में बड़ी भुजा ज्ञात करें। देखो इस प्रश्न को देखते ही चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्षेत्रफल वाला प्रश्न है। कोण वाले प्रश्न में ज्यादा चित्र बनाने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो प्रश्न को देखते ही आपको सूत्र याद आना चाहिए कि सूत्र हमारे पास क्या था। सूत्र होता है समांतर क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, होता है सूत्र। तो 1/2 गुणा समांतर भुजाएं, अब यहां पर समांतर भुजाओं का अनुपात दे दिया, तो अनुपात को आप x के रूप में ले लो, तो ये अनुपात हो जाएगा हमारे पास 5x/8x हो गया। तो इनका योग होता है तो 5x गुणा 8x। समांतर भुजाओं के जो बीच की दूरी है वही दूरी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो इस समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 35 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कितना दे रखा हमारे पास, 2275 सेंटीमीटर दे दिया। अब इधर देखो 35 का भाग इसमें देखो जाता है क्या, पहले 5 का दे दो हमारे पास, 5 का भाग 7वां चला गया और 5 का भाग इसमें 5 चौके 20, 2 5 आ गया, फिर 2 5 आ गया। देखते हैं 7 का भाग जाता है क्या, 7 पंजे 35 चला गया। फिर ये जाएगा 8 पंजे 40x, सॉरी समांतर भुजाओं का योग होगा, यहां हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये 8 5 13x, ये 2 इधर गुणा में इधर भाग में चला गया, सॉरी भाग में इधर गुणा में चला जाएगा, 65 गुणा 2, फिर ये x हो जाएगा 13 का भाग 13 5 65, 5 दूने 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। 10 सेंटीमीटर उत्तर आ गया। x का मान आया है। बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी हमारे पास, बड़ी भुजा कितनी थी, 8x के रूप में थी, तो 8 गुणा 10 बराबर 80 सेंटीमीटर। छोटी भुजा कितनी आ जाएगी, 5x बराबर 5 गुणा 10 बराबर 50 सेंटीमीटर। उत्तर आगे अनुपात देख लो इनका, 50:80, ये 10 से 10 5:8 आ रहा है उत्तर, वही आ रहा है सेम ही। ठीक है, इसका मतलब हमारा उत्तर क्या है, एकदम सही है। आगे इसका अगला क्वेश्चन, यदि x y z क्रम से, यदि x y व z क्रम से आंकड़ों 7 5 11 2 3 7 5 11 2 3 20 16 23 29 20 16 23 29 और 23 के माध्यक बहुलक व परिसर है, बहुलक व परिसर है, तो 4x प्लस y माइनस z का मान ज्ञात करें। ये प्रश्न करना है। तो यदि x y व z क्रम से आंकड़ों 7 5 ये आंकड़े दे रखे हमारे पास, इनके क्या है, जो x दे रखा है वो माध्य है, y दे रखा है बहुलक है, परिसर कितना है जो z दे रखा है। तो सबसे पहले इन आंकड़ों को आप आरोही क्रम में लिख लो या अवरोही क्रम में लिख लो ताकि प्रश्न आसान हो जाए। तो सबसे छोटी संख्या आपके पास दे रखी है 2, उसके पास दे रखी है 3, इसका यहां लिख लो आप आरोही क्रम, आरोही क्रम। सबसे छोटी संख्या दे रखी है आपके पास 2, फिर 3 के पास
छोटी संख्या क्या दे रखी है हमारे पास 5, फिर दे रखा आपके पास 7, 2 3 5 7 7 11 के पास दे रखी है आपको 16 के पास दे रखी है आपको 20, फिर दे रखी है आपको 23 23 और 29। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 संख्या दे रखी है। इधर देखो, अब आपको सबसे पहले आपको ज्ञात करना है बहुलक। बहुलक इसका कितना है? 2 23 है, इसका मतलब बहुलक कितना हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा आपके पास 23 हो जाएगा। हो गया 23। दूसरा ज्ञात करना आपको परिसर। परिसर होता है सबसे बड़ा अंक कितना है? 29। 29 में से आप घटा दो 2, सबसे छोटा अंक कितना हो गया? 2, तो परिसर कितना हो जाएगा इसका? 27 हो जाएगा। अब याद करना इसका माध्यक। अगर सम संख्या होता, सॉरी विषम संख्या, तो 20 वाला अंक हो जाता। अब कौन सी संख्या दे रखा हमारे पास? सम संख्या दे रखा है, अंकों का आंकड़े 1 2 10 संख्या है, तो हो जाएगा n/2, या ना आप डायरेक्ट लिख लो बोले कि 10/2 व 10/2 प्लस 1वां पद। तो 10/2 यानी 5वां पद, तो 5वां पद प्लस 6वां पद बटा 2, ये लिख लो। तो 5वां पद कौन सा दे रखा हमारे पास? 1 2 3 4 5 11 प्लस 16/2। 11 और 16 कितने होते हैं? 11 और 17 27/2 यानी 13.5। कितना आ जाएगा? 13.5 आ गया। अब आप उस सूत्र में मान रख दो, तो देखो 4 x का मान क्या हमारे पास? माध्यक है, माध्यक आ गया 13.5। फिर हमारे पास प्लस y का मान कितना है? y का मान दे रखा हमारे पास 27। परिसर कितना देगा? 27 नहीं है, y का मान दे रखा हमारे पास 23 और माइनस 27 बट्टा बट्टा कुछ नहीं, इतना याद करना है। तो ये गुणा करो, 5 चौक 20, हासिल लगा लगा 2, 4 3 12 14 का 4 हासिल लगा 1, 4 1 5, फिर प्लस 27 में से 23 गया, कितना बचा? माइनस का 4। उत्तर कितना आ जाएगा? 50। इधर देखो कितना उत्तर आया, एक बार वापस देख लेना, 50। ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल उत्तर आ जाएगा। एकदम सही उत्तर है हमारा, गलत नहीं उत्तर है। आपको सही से करना है। माध्यक वाले प्रश्न देखने को आपको पक्का मिलेंगे, माध्यक बहुलक परिसर ऐसे प्रश्न आएंगे। इसमें से आपको इन तीनों का माध्य भी पूछ सकता है, अलग से माध्य पूछ सकता है। गेंद पर लिखे अंक कितने हैं? 33 34 35 36 59 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 48 49 51 52 54 54 55 56 57 59 और 60। कितने अंक लिखे हैं? 60 59 तक। ठीक है, देखो आपके पास ये छोटा सा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, प्रायिकता का बहुत बड़ा क्वेश्चन ऐसा है। बस आपको बता देता हूं कि कोई एक बक्सा है, उस पर गेंदें रखी गई है और बक्से के प्रत्येक गेंद पर कोई अंक लिखा हुआ है। कहां से लिखा हुआ है? एक गेंद पर 33 है तो अगली पर 34, फिर 35 36 37 38 से लेकर यहां कहां तक लिखा हुआ है? 59 तक लिखा हुआ है, अंक लिखे हुए सारे सारे। फिर इस बक्से को बिना देखे हुए हमने एक गेंद निकाली, ठीक है। उस गेंद निकालने पर उस गेंद के ऊपर अंक कौन सा लिखा होना चाहिए? एक अभाज्य संख्या लिखी होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो आपको याद ना कुल अंक कितने हैं, पहले आप कुल अंक याद करो। कुल अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। कुल कितने अंक हो जाएंगे? 27 अंक हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गए हमारे पास 27। अब इनमें से अभाज्य संख्या के अंक कितने हो जाएंगे? अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? ठीक है, तो अभाज्य संख्या देख लो आप। सबसे पहले 35 तो नहीं है, ये हो गई 1, ये हो गई 2, ये हो गई 3, ठीक है, ये हो गई 4, ये हो गई 5,
यार ये हो गई कितनी अभाज्य संख्या हमारे पास, 6 अभाज्य संख्या है। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कितनी है 6, तो 6/27। सूत्र तो वो याद है, तो 3 का भाग चले आ जाएगा, 3 दूने 6 और 3 में 27, इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखो बच्चों, आज हम पढ़ रहे थे अपने सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन पढ़ लिए हमने अपना पार्ट कर लिया, 5वां पार्ट। अब आगे हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, तो आप पढ़ते रहिए, एग्जाम आपके बहुत नजदीक आ चुका है। और इसके अलावा भी मैथ साइंस अलग अलग चैप्टर होता है, ऐसे सोशल साइंस वाले चैप्टर है, आर्ट्स वाले अलग अलग पढ़ेंगे। आपके मैथ वाले चैप्टर में कोई कमी नहीं आएगी, ऐसे ही प्रश्न आपको वहां पर देखने को पक्का मिल जाएंगे। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।